today we will discuss the amalgamation of the companies and accounting treatment in the books of the transferee company. देखिए, in the previous lectures or in the previous videos, as we have seen that we applied the concept, what is a concept, what is a purchase consideration, how the purchase consideration is calculated, what are the different journal entries which are to be passed in the books of the transfer, and after that how the different ledger accounts are also to be prepared. And now in this lecture today we will discuss about the amalgamation of the companies but the accounting treatment in the books of the transferee company. As you know better now that regarding the transfer and transferee company, now you can take here today we will discuss the concept of this accounting treatment in the books of the transferee company. जर्नल एंट्रीज पास हो जाएंगी, पहले हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. देखिए, ये एक हज कंपनी है और आपको याद होगा कि ये टेलीकम्युनिकेशन में थी और ये वोडाफोन है. जो वोडाफोन था, वोडाफोन ने हज कंपनी को एक्वायर कर लिया था. तभी तो ये बड़ी और ये छोटी, इसलिए बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया. तो सिंपल सी बात हो गई कि ये जो हज कंपनी है, दिस कंपनी इज एक्वायर्ड बाय द वोडाफोन कंपनी. अगर वोडाफोन कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो सिंपल सी बात है कि दिस इज योर ओल्ड कंपनी एंड दिस वन इज योर न्यू कंपनी. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या डिस्कस किया था आपसे कि अगर ये ओल्ड कंपनी है, इट मीन दिस इज ए ट्रांसफर कंपनी एंड दिस वन इज ए ट्रांसफरी कंपनी. This one is the vendor company, this one is the vending company. ठीक है जी. ये अमलगामेटिंग कंपनी, ये अमलगामेटेड कंपनी, और ये ट्रांसफर कंपनी और ये ट्रांसफरी कंपनी. तो हम तो बात किसकी करेंगे? ट्रांसफरी कंपनी की. क्यों बात करेंगे सर? ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है. अब देखिए, हम दोबारा से आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं. यहां से हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा ट्रांसफर और ट्रांसफरी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी के केस में जब कोई कंपनी, ओल्ड कंपनी जब लिक्विडेट हो जाती है या अमलगामेट हो जाती है, क्योंकि अमलगामेशन में सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं है. अमलगामेशन का मतलब अमलगामेशन भी है, अमलगामेशन में अब्जॉर्प्शन भी है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी है. जो अभी तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर है. ये वेंडर कंपनी है और ये वेंडी कंपनी है. तो उसी तरह से जो ट्रांसफर कंपनी थी उसमें हमने देखा कि ये लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स अप्लाई हुई और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स के बाद हमने जर्नल एंट्रीज पास करी और जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लेजर की तरफ को मूव किए. अब उसके बाद हम कहां जा रहे हैं? ट्रांसफरी कंपनी में. इसका मतलब है कि जो ट्रांसफर कंपनी है, दैट कंपनी इज एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी विच इज टू बी नोन हियर एज ए न्यू कंपनी, विच इज टू बी नोन हियर एज ए अमलगामेटेड कंपनी. और यहां तो हमने लिक्विडेशन प्रोसेस जो है फॉलो किया. और अब यहां पे हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं? हम यहां पे AS14 अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है जी. ये बातें हमने डिस्कस करी थी, तो बस इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं. तो यहां पे ये जो मेरी हज कंपनी है, दिस कंपनी इज ट्रांसफरर कंपनी. और ट्रांसफरर कंपनी में क्या लग गया? ओ लग गया. ओ लग गया तो क्या बन गया? ओल्ड कंपनी. ट्रिक बताया था हमने. यहां पे मैंने क्या बताया आपको? ट्रांसफरी कंपनी. तो ये क्या कंपनी बन गई? ये न्यू कंपनी बन गई. ई वर्ड है. जब ई वर्ड है तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि ये हमारी ट्रांसफर कंपनी, ये हमारा ट्रांसफर कंपनी, ये जो ट्रांसफर कंपनी है ये क्या हो गया? लिक्विडेट हो गया. लिक्विडेट हो गया तो इसलिए क्रॉस लगाया था हमने आपको. और ये ट्रांसफर कंपनी है जो एक नई कंपनी बन चुकी है. यहां तक बात क्लियर है जी. तो ये वाली बातें हमने डिस्कस कर ली हैं. आज हम जो जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, वो किस कंपनी में करेंगे? वो करेंगे हम वोडाफोन में, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी. तो बात क्लियर होगी जी. ये हज और वोडाफोन इसलिए आपको, जो क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए हैं तो इसलिए मैंने ये बड़ी मछली बना दी, ये छोटी मछली बना दी. तो बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया, ये समझ लीजिएगा. ओके. तो अभी हमने आपसे जो बात करी कि AS14 क्यों अप्लाई हुआ, ये भी हमने आपको बात बता दी अभी. तो AS14 अप्लाइज क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग प्रोसीजर ओनली इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी. ट्रांसफर में तो हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस था. अब असली बात तो हमारी यहां से स्टार्ट होती है अमलगामेशन में, जो हमारे पास AS14 अप्लाई होता है. ओके.
तो अब देखिए हम यहां पे अगर AS14 की बात करें तो AS14 ने कहा कि देयर आर टू मेथड्स फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो एक जो मेथड है वो है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जिसको हम मर्जर मेथड भी बोलते हैं। पॉपुलरली दिस मेथड इज नोन एज मर्जर मेथड, यानी कि पॉपुलरली जो है आम आदमी जो इसको जानता है वो मर्जर मेथड से जानता है, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम जो है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट की है, कॉमन इंटरेस्ट है यहां पे। ओके, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, परचेज मेथड है। यहां तक भी अब आपके पास बात जो है वो क्लियर हो गई है। ओके, अब मान लीजिए कि एक कंपनी जो है वोडाफोन कंपनी जब हच कंपनी को एक्वायर कर लेगी, ठीक है जी, तो अब क्या होगा, तो ये कंपनी हमारी क्या बन गई, ट्रांसफरी। ये क्या बन गई जी, हमारी ट्रांसफर होगी। अब हमारे पास जो AS14 है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है गाइडेंस। दिस इज प्रोवाइडिंग ए गाइडेंस। तो अब अगर हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है तो मैंने जैसे आपसे कहा कि दो मेथड्स हमारे पास आ गए, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मर्जर मेथड, और दूसरा आ गया हमारा परचेज मेथड। ओके, अब इसको हम अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर भी बोलते हैं, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज भी बोलते हैं। ठीक है जी, यहां तक बात। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पे कि कौन सा मेथड हमने कब यूज करना है, व्हेन टू यूज दिस मेथड एंड दैट मेथड, यानी कि कब हमने जो है वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये मर्जर मेथड अप्लाई करना है, और कब हमने जो है वो परचेज मेथड को अप्लाई करना है। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में या तो आपको दिया होगा कि जी आपने इस मेथड को अप्लाई करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो चिंता ही कोई नहीं है, क्योंकि हम अगर ऐसा लिखा होगा कि जी अमलगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर मेथड से करिए तो आप मर्जर से कर दीजिएगा। अगर आपको ये बोला है गया कि परचेज मेथड से करिए लेकिन परचेज मेथड से कर दीजिएगा, तब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं दिया गया है, एग्जाम में आपके पास ये चीज नहीं दी गई है, तो अब आप हाउ यू विल आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करना है, मुझे मर्जर मेथड फॉलो करना है या मुझे परचेज मेथड फॉलो करना है। ठीक है जी बात। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसी कंसेप्ट को हम सबसे पहले यहां पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी, पहले हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जाम में कुछ नहीं दिया गया, वैसे भी आपको रियल लाइफ में अगर आप रियल लाइफ में आप एज एन अकाउंटेंट कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप वोडाफोन में ही काम कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि नाउ यू प्लीज पास द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द वोडाफोन कंपनी, देन यू हैव टू सी कि ये जो है ये मुझे यहाँ पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यानी कि मर्जर मेथड है ये लगाना है, ये परचेज मेथड है। तो मर्जर मेथड में जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो बात अब हम आपसे के साथ शेयर करेंगे और इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पे अब आपको हमने कहा अमलगामेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस है ना, तो अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है, और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर ये अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तो पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लगेगा, और ये अगर अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा तो यहां पे लगेगा परचेज मेथड। लेकिन हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले मैं आपको लाइटर मोड में, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट ही आपका क्लियर कर देगा। ये जो मेथड होता है ना, ये जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, इसको हम बोलते हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार। और अगर हम परचेज मेथड बोलें तो इसको बोलते हैं सौदा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ये सच्चा प्यार है, ये सौदा है। आपको याद होगा अगर आपने मोहब्बतें मूवी देखी हो, मोहब्बतें पिक्चर देखी हो, तो वहां पे आपको एक डायलॉग मिलता है एंड दैट इज ए अनफॉरगेटेबल डायलॉग। मैंने कहा पता नहीं आपको याद रहेगा इसलिए मैंने लिख दिया, और एक एक वर्ड इसका मीनिंग समझ लीजिए क्या, और समझने के बाद आपको सच में ही लगेगा कि ये जो अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है ये और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, ये सच्चा प्यार है, ये सौदा है। आपको याद होगा कि उसमें एक डायलॉग था, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, कोई तुमको बदल के प्यार करे,
तो वो प्यार नहीं, वो सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता। ठीक है जी। अब अगर आपको एक बार और लगता है तो देख लीजिए कि सच्चा प्यार और सौदा क्या होता है। कोई प्यार करे तो तुमसे करे, ठीक है, इसका मतलब है तुम जैसी हो वैसे वैसे है, उसमें कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं रख रहा है। क्योंकि अगर वो बदल के प्यार करे, आपको बदलने की कोशिश करे, फिर वो प्यार करे, तो वो प्यार नहीं होता, वो सौदा होता है। और प्यार में सौदा नहीं होता। बस इतनी सी बात है। ये जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और ये जो हमारा सौदा की बात है, ये हम बात अब आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे। लो जी, अब हम इसके लिए अब आपको एक केस स्टडी बनाते हैं और उससे शायद आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है, ये एक प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, ट्रू लव होता है। और ये जो परचेज मेथड होता है, ये डील होती है, ये एक सौदा होता है। अब आपने इस केस स्टडी से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें अगर तो सच्चा प्यार होगा तो पूलिंग ऑफ तो ये अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर होगा। अगर ये सौदा होगा तो अमलगामेशन नेचर ऑफ परचेज होगा। और अगर ये सच्चा प्यार होगा तो इसमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। और अगर ये और या तो फिर ये परचेज मेथड लगेगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लो जी, मैं एक केस स्टडी से चलता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अब आपने बताना है कि इज इट ए ट्रू लव और इज इट ए डील। प्यार है या सच्चा प्यार है या सौदा है। ये देखिए एक बैलेंस शीट है। ये मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड है। ठीक है जी। अच्छा, जेड इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि आपने कहा था स्टॉक मार्केट में जेड कैटेगरी शेयर्स भी होते हैं। नहीं पता होगा तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एक ए कैटेगरी होता है, एक बी कैटेगरी होता है, एक जेड कैटेगरी होता है, जो डिफॉल्ट कंपनीज होती हैं। ये बैलेंस शीट पढ़नी तो आपको आती है, जरा बैलेंस शीट पढ़ लिएगा। इसमें क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5,50,00,000 रुपीस की। ठीक है जी, ये भी टोटल है। इतनी कैपिटल जो है हमने रेज कर दी है। अब जरा इधर आ जाइए एसेट साइड में, पुराना फॉर्मेट ले रहा हूं। इसके पास एसेट कितनी है, सिर्फ 50 लाख रुपए की। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा बैलेंस है जी, डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब 5 करोड़ रुपए का क्या है, इसके पास लॉस है। इस कंपनी ने जो कैपिटल हमने रेज करी थी उसकी सिर्फ अभी तक सिर्फ कितनी कैपिटल बची है, 50 लाख बची है। और जो 5 करोड़ रुपए है वो एक तरह से वो डबो चुका है, उतना वो नुकसान हो चुका है उसको। यहां तक बात क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस कंपनी को खरीदोगे? बोलो। अब अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता, तो लेकिन मुझे लगता है कि आप सब इनकार करोगे कि जी ये तो लॉस टेकिंग कंपनी है, इसने तो सारा कुछ डुबो दिया है, अब मैं इस कंपनी को क्यों खरीदूंगा। लेकिन अगर मैं आपको ये ऑफर देता हूं कि क्या आप इसको 1 रुपए में खरीदोगे? बोलो, क्या खरीदोगे आप 1 रुपए में? हो सकता है कि आप मान जाएंगे, हाँ जी हम खरीद लेंगे। लेकिन अब अगर आपको मैं ये बोलूंगा, आप 1 रुपए में तैयार होगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या आप इसको 10 लाख में खरीदोगे? बोलो, 10 लाख में खरीदोगे? क्योंकि अभी तक इसके पास एसेट्स कितनी है, 50 लाख रुपए की एसेट्स हैं। शायद आप बोलेंगे हाँ जी खरीद लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या इसको 25 लाख में खरीदोगे? बोलो, तो आप क्या बोलोगे? शायद खरीदेंगे। आप बोलेंगे हाँ खरीद लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 50 लाख में खरीदोगे, क्या आप इसको 50 लाख में खरीदोगे? तो हो सकता है कि अभी भी आप क्या करें, आप बोलें कि नहीं खरीद लेंगे क्योंकि इसके पास अभी तक एसेट्स कितनी है, 50 लाख रुपए की एसेट्स हैं। लेकिन हम क्या कहे, जेड कंपनी के पास गए, हमने कहा कि क्या आप इस बिजनेस को बेचना चाहोगे, क्योंकि हम इसमें खरीदना चाहते हैं। उसने कहा बिल्कुल, हम तो बेचना चाहते हैं, लेकिन हम इसको 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे। 1 करोड़ रुपए में। अब आप बताओ, क्या आप इस कंपनी को खरीदोगे? आप बोलोगे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे जी 5 करोड़ रुपए का लॉस है, 50 लाख रुपए की इसकी एसेट्स है, मैं 1 करोड़ रुपए में ये कचरा कैसे खरीद लूं। लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि क्या आप इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए में खरीदोगे, तो मैं ये बोलूंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, आई वुड से यस, मैं इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए में खरीद लूंगा। ओके, अब क्या हुआ कि अगर
वैसे ही देखिए सच्चा प्यार, अब किसी में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो क्या आप इसको इग्नोर कर देंगे? मैं थोड़ा सा वैसे ही हिंट दे रहा हूं आपको। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद लेता हूं। अब आप बोलोगे 1 करोड़ रुपए में 50 लाख की एसेट्स हैं, 1 करोड़ में खरीद करके आप नुकसान उठाना चाहते हो? अब देखिए, मैं आपको इसका एक जो लॉजिक बता रहा हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो मैं इसको 1 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गया। हुआ क्या कि इसमें क्या है, लॉस टेकिंग कंपनी है। दिस इज ए लॉस टेकिंग कंपनी है, ठीक है जी। मेरे पास अब मेरी जो अपनी कंपनी है, मान लीजिए कि वो एक्स लिमिटेड कंपनी है। अब एक्स लिमिटेड कंपनी जो है वो अभी तक मेरे को 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रही है। अगर मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट है तो मुझे इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा? 20 करोड़ पे। मान लीजिए 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताना जी मुझे 20 करोड़ इंटू 1/4 यानी कि 5 करोड़ रुपए मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मेरी पॉकेट में सिर्फ कितना गया? 15 करोड़ रुपए गया। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब सपोज कीजिए कि मैं अगर इस बिजनेस को एक्वायर कर लेता हूं तो क्या होगा? सर होगा क्या, इनकम टैक्स में सेट ऑफ का एक प्रोविजन होता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप सेट ऑफ कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक आपके पास कितना था? 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। जब आप इस बिजनेस को एक्वायर कर लेंगे तो 5 करोड़ रुपए आपके सीधे लॉस जो है इस प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा लॉस। अगर सेट ऑफ हो जाएगा तो अब आपके पास प्रॉफिट कितना रह गया? सर 15 करोड़ रुपीस। और अब आप मुझे यह बताइए कि 15 करोड़ रुपीस के ऊपर अगर मैं 25% के हिसाब से इनकम टैक्स देता हूं तो अब मैं जो इनकम टैक्स है वो कितना दूंगा? सर अब 4 3 12 3,75,000 दूंगा जी। पहले 3 करोड़ 75 लाख दूंगा। अब पहले कितना दे रहे थे आप? 5 करोड़। अब कितना दोगे? 3.75 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 1.25 करोड़ रुपया जो है वो बचा लिया आपने। कैसे बचाया? इस कंपनी को एक्वायर करके। इस कंपनी को एक्वायर करके आपने बचा लिया कि नहीं दिया? क्योंकि अब आप 15 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ के ऊपर ही टैक्स दे रहे हो। पहले आप 5 करोड़ दे रहे थे, अब 3.75 करोड़ दोगे तो 25 करोड़ आपका बच गया। किस वजह से? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। आपने क्या बोला? अरे मैं 1 करोड़ में अगर मैं इसको खरीद भी लेता हूं तो 50,000 रुपए की जो इसमें एसेट्स हैं वो कचरा मेरा पड़ा रहेगा, यहां पे भाड़ में जाए। लेकिन फिर भी मैं 25 लाख रुपए तो इसके ऊपर कमा रहा हूं, साथ में 50 लाख रुपए की एसेट्स में कमा रहा हूं, तो 75 लाख रुपए में फिर अर्न कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर अर्न कर रहा हूं तो अब आप बताइए कि मैं उसको 1 करोड़ में खरीद लूं तो कोई दिक्कत नहीं। सर आप तो अब इसका मतलब है आप 1.25 में भी खरीद सकते हैं कंपनी को। अगर इस कंपनी को मैं 1.25 में भी खरीद लूं तो भी मुझे लगता है कि अपना घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन बिजनेस लेने के बाद आपने उसको क्या कर दिया? आपने क्या किया? उसको एक तरह से फेंक दिया ना? नहीं, ठीक है जी। लेकिन सिर्फ आपने क्या किया? इस अपना इनकम टैक्स को बचाने के चक्कर में आपने इस बिजनेस को 1 करोड़ रुपए में भी खरीद लिया। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो आपने बिजनेस एक्वायर किया, ये सच्चा प्यार था कि सौदा था? ये बताइए मुझे, क्या ये सच्चा प्यार था या फिर ये सौदा था? ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो देखिए, इसको साबित करने के लिए कि ये सच्चा प्यार था या सौदा था, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास अब हमारे पास क्या होंगी? 5 बातें होंगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा? 5 कंडीशंस। और उन 5 कंडीशंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे और इसके साथ उसको कोरिलेट करेंगे। और कोरिलेट करने के बाद फिर आप मुझे बताएंगे कि ये जो हम बैलेंस शीट, ये जो बिजनेस में एक्वायर कर रहा था, ये सच्चा प्यार था कि सौदा था। और यहीं से हमारा जो मेथड है अप्लाई करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करना है, तो ये 5 बातें जो है हमारी साबित करेंगी कि सच्चा प्यार है या सौदा है। यहां तक आपको शायद बात क्लियर होगी। ओके, तो देखिए जी,
इसमें जो 5 कंडीशंस हैं, देयर आर 5 कंडीशंस, और वो 5 कंडीशंस क्या हैं उसके बाद ही हम आपसे बात करते हैं। पहली कंडीशन ये है, कहता ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। क्या मतलब हुआ जी? ये मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड है, बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है, मशीनरी आपके पास, मशीनरी जो है आपके पास वो 5 लाख रुपए की है, डिवेंचर्स आपके पास कितने हैं जी? 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स, 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद स्टॉक आपके पास क्या है? 3 लाख रुपए का स्टॉक है। अब आप अगर इन एसेट्स को एज इट इज लेने के लिए तैयार है, अगर आप बोलते हैं ठीक है बिल्डिंग कितने की है जी? 2 लाख रुपए की, हाँ जी ठीक है जी मैं तैयार हूं 2 लाख रुपए। आपने कहा मशीनरी 5 लाख रुपए, हाँ जी मैं 5 लाख रुपए। आपने बोला डिवेंचर्स 2 लाख, हाँ जी मैं भी डिवेंचर लेने के लिए तैयार हूं। आपने कहा स्टॉक 3 लाख रुपए का, अगर स्टॉक 3 लाख रुपए का तो ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको सच्चा प्यार बोलेंगे। सच्चा प्यार का मतलब है कि तू जैसी है वैसी है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं बदल के प्यार नहीं करता। तो बदल के प्यार करने का मतलब क्या हुआ? अगर आप बोल रहे हैं कि बिल्डिंग हाँ जी दे दो, आप बोलते मशीनरी 5 लाख रुपए की, आप बोलते हैं नहीं 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 मशीनरी बेकार है, मैं नहीं खरीदला, मैं नहीं लेता। अब आपको इसका मतलब क्या हुआ? बदल के प्यार करने वाली बात आ गई। अगर आपने बोला डिवेंचर 2 लाख रुपए, उसने कहा ठीक है ले लूंगा लेकिन मैं 1 लाख रुपए में कर दूंगा, ठीक है। आपने कहा स्टॉक, ओह कहता स्टॉक नहीं चाहिए। अब आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब इसको अक्वायर कर रहा हूं तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी द ट्रांसफर कंपनी बिकम द एसेट और लायबिलिटी। ये सारी एसेट एंड लायबिलिटी किसकी बन जानी चाहिए? इसकी बननी चाहिए, इसकी बननी चाहिए, इसकी बन जानी चाहिए। जैसी है वैसी है, तेरे से मैं वैसे ही प्यार करता हूं, मैं बदल के आपसे प्यार नहीं करता। वो साहिबा प्यार में सौदा नहीं होता। तो बताओ पहली कंडीशन। अब आप मुझे वहां ये बताइए कि उस केस में ये जो पहली कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है? उसने बोला ठीक है एसेट्स भी लेता हूं, तेरी लाइबिलिटीज भी लेता हूं, सब कुछ लेता हूं, 5 करोड़ 5 रुपए, लेकिन 1 करोड़ रुपए में उसमें उसने बदल के तो नहीं किया। तो पहली कंडीशन से तो क्या लग रहा है? सच्चा प्यार लग रहा है। ओके, लेकिन हम यहां आपको बताऊं कि हमें 5 कंडीशन जो है वो इन टोटल फुलफिल होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 में से 1 फुलफिल हो गई तो भी हो जाएगा। हाँ जी, ये बात समझ आ गई आपको? बदल के प्यार करने वाली बात समझ आ गई कि जी मशीनरी 5 की नहीं 3 की लूंगा, डिवेंचर 2 का नहीं। अरे जो जैसा है वैसा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा लेना पड़ेगा तो फिर सच्चा प्यार होगा। अगर सच्चा प्यार है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलते हैं। सर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तब लगता है अगर ये अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसको ही हम अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? आ जाइए जी सेकेंड मेथड में। सेकेंड कंडीशन क्या है? सॉरी मेथड नहीं, कंडीशन। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अदर देन इक्विटी। सिंपल है। मैं यहां पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं बोलूंगा, मैं यहां पे 90% जो बात कर रहा हूं वो वैल्यू की बात कर रहा हूं, शेयर्स नंबर्स नहीं बात कर रहा हूं। मान लो एक्स लिमिटेड के पास कितनी है? 50 लाख रुपीज है। तो बताओ एक्स लिमिटेड जो कंपनी आपकी पुरानी कंपनी है, जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है वाई लिमिटेड के द्वारा, जो ट्रांसफरी कंपनी है, तो उसमें अगर हम इसको बोलते हैं कि अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर, तो हम तभी कहेंगे अगर इसके जो 90% की शेयर होल्डर्स हैं वो वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाए। तो बताओ 50 लाख रुपए का 90% कितना हो गया? 45 लाख रुपीज। हाँ 45 से ज्यादा होगा तब तो होगा ही होगा। तो क्या बोला? शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। इसके कंपनी के 90% शेयर होल्डर किसके बन जाएंगे? इसी के बन जाएंगे। तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बोलेंगे। तब भी हमारा क्या होगा? सच्चा प्यार होगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन और है, अदर देन इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। मान लीजिए ये मेरे पास वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड में एसेट साइड में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 10 लाख रुपीज। इसका मतलब ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट इसने पहले किसमें कर रखी है? एक्स लिमिटेड में कर रखी है। अगर एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपने क्या करना है कि अब इसमें से 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए जो है वो माइनस कर देने और रह गए मेरे 40 का 90% कितना हो गया? 36 लाख। तो इसका मतलब है अगर यहां पे 36 लाख भी आ जाएगा तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? सच्चा प्यार बोलेंगे, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बोलेंगे।
हाँ जी, बात क्लियर हो गई। ये तब है अगर ऑलरेडी उसने इस कंपनी के शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। जितना इन्वेस्ट कर रखा है उतने में से माइनस कर दीजिएगा और फिर उसके ऊपर जो है 90% की कंडीशन जो है वो इंपोज कर दीजिएगा। अगर 90% की कंडीशन अगर आपने ये इंपोज कर दी तो समझ लीजिए कि अब जो है ये कंडीशन जो है ये भी फुलफिल हो रही है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई। अब हमारे पास क्या है 90% वाली कंडीशन, वहां तो क्या है 90 से ज्यादा ही उसने अक्वायर कर लिया है। तो जो 90 से ज्यादा अक्वायर कर लिया है तो वहां अभी तक भी हमें क्या लग रहा है, सच्चा प्यार लग रहा है। ओके, अब थर्ड कंडीशन है द कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफर कंपनी होली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली एक्सेप्ट दैट कैश में बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर्स। क्या मतलब हुआ? सॉरी, कहता कि जिस कंपनी के द्वारा, जैसे हच कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो हच कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको जो इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं, जो मालिक हैं, उनको जितनी भी पेमेंट की जाएगी वो सारी जो है नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स से की जाएगी। यानी कि इस कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं अब वो नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स बन जाएं, और बन जाने का मतलब है जो इक्विटी शेयर पहले इसके थे अब वो इसके इक्विटी शेयर बन जाएं। तो इसका मतलब जब इनको दिया जाएगा तो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को नई कंपनी के शेयर दिए जाएंगे, और वो भी क्या दिए जाएंगे, इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। नगद पैसा कोई नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात है, नगद पैसा दिया जाएगा जब फ्रैक्शनल शेयर्स है। मान लीजिए कि मेरे पास 4 शेयर है। अब वोडाफोन ने बोला हच को कि भाई जिसके पास 3 शेयर है मैं उसको 1 शेयर दूंगा। अब मेरे पास कितने हैं, 4 शेयर है, तो मेरे को क्या होगा, 1 शेयर मिलेगा। अब 1 शेयर मिलेगा तो 1 शेयर क्या रह गया, फ्रैक्शन में रह गया। अब मैं फ्रैक्शन में कैसे करूं, बोलो ना, 1.1/3 1/3 शेयर थोड़ी होगा। तो ये क्या बन गया, मेरा फ्रैक्शन बन गया ना। ठीक है जी, ये देखो ना, 4/3 तो कितना बनेगा, 3, 1 शेयर और साथ में कितने बन गए, ठीक है, ये है ना, ये 33 यानी कि 1/3। अब मैं इसका कैसे शेयर में कन्वर्ट करूं, मुश्किल है। तो कहता है कि फिर आप इन फ्रैक्शंस को आप किस में दे सकते हो, इसके लिए अब आप इसको कैश में पेमेंट कर सकते हो। यहां तक बात क्लियर होगी। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, द कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी होली बाय द इशू ऑफ द इक्विटी। ये कंपनी के, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे और इनको नई कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे। और अगर कैश नहीं दिया जाएगा, कैश तभी दिया जाएगा अगर फ्रैक्शन होगा तभी। अब मान लीजिए मेरे पास 6 शेयर्स है, तो क्या होगा, मुझे नई कंपनी के 2 शेयर मिल जाएंगे। अब फ्रैक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर मेरे पास 8 आ जाते हैं तो क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट समथिंग हो गए। जो पॉइंट समथिंग होगा उसको हम किस में पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे। यहां तक भी बात क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफर कंपनी। क्या हुआ, जो धंधा ये कंपनी पीछे कर रही थी या टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रही थी, तो ये कंपनी आगे भी उस कंपनी के उसी बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी। तब हम उसको बोलेंगे अमलगमेशन, बोलो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अब मुझे ये बताइए, ये जो मैं अब आपसे ये जो कंपनी की बात करी थी मैंने, यहां पे क्या ये इसने इस कंपनी को आगे कंटिन्यू किया? सर नहीं किया। इसने तो सिर्फ कंपनी किस पर्पज के लिए खरीदी थी? सर इसने तो टैक्स बेनिफिट के लिए खरीदी थी। उसके बाद उसने बोला ये तो पड़ी रहेगी, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, पड़ा रहेगा, कहता है एसेट्स। अगर ऐसा है तो अब आप मुझे बताइए कि ये सच्चा प्यार है, ये सौदा है। तो मैंने क्या लिखा यहां, वो जो फायदा उसने लिया टैक्स बेनिफिट, इसका मतलब उसने जो धंधा जो उसने चलाना था वो आगे उसने चलाने से बंद कर दिया, उसने सिर्फ इसको टैक्स बेनिफिट के लिए लिया। तो वो वाला जो बिजनेस उसने 50 लाख जिसमें एसेट्स थी, 1 करोड़ रुपए में मैंने खरीद लिया, उसके लिए मैंने टैक्स बेनिफिट के लिए खरीदा, ना कि आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए खरीदा। अगर कंटिन्यू करने के लिए मैं नहीं खरीद रहा हूं तो उसको मैं सौदा बोलूंगा, उसको सच्चा प्यार नहीं बोलूंगा। इसका मतलब वो क्या था, सौदा था। अगर सौदा था तो सच्चा प्यार नहीं था, तो वहां पे कौन सा होगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, ना कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ दैट, अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा। ओके उसके बाद आपके पास 5th कैटेगरी आती है।
फिफ्थ कंडीशन क्या है? नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी when they are incorporated in the financial statement of the transfer company except to ensure uniformity in accounting policies। कोई बात नहीं। देखिए आप क्या करेंगे कि जब भी आप किसी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, जैसे हमारे पास क्या था, हच कंपनी का था, हच कंपनी की एसेट्स किसकी बन गई? वोडाफोन की एसेट्स, इसकी लायबिलिटीज इसकी बन गई, इसका सब कुछ इसका बन गया। इसका मतलब इसकी जो बैलेंस शीट है वो एज इट इज किस में चली जाएगी? वोडाफोन की बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो कहता कि लेकिन ये आपने इनकॉर्पोरेट तो कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन कई बार क्या होगा, आप सिर्फ इसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक चेक रखना, अब चेंज तभी कर सकते हैं अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी की कमी होगी। तो यूनिफॉर्मिटी की कमी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए, अब आप मान लीजिए कि जब ये जो हच कंपनी थी, ये हच कंपनी जो थी वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन अब जो वोडाफोन है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रही है। अगर जब मैंने ये मेथड फॉलो कर रहा था तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब जो एसेट मैं यहां पे लेके आ रहा हूं बैलेंस शीट में, इसकी तो सिर्फ 2 साल की लाइफ है। ठीक है जी, 2 साल की लाइफ है। कैसे लगा पता? जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की एसेट्स है, मान लीजिए कि अब आपने 10% 10 ईयर्स लाइफ है, 10 ईयर्स लाइफ है तो 10-10 हजार रुपए। ठीक है, जब मैंने उसको अक्वायर किया तो 8 साल हो चुके थे, 8 साल हो चुके थे, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए में से आपने 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है। तो सिर्फ आप अभी तक वैल्यू कितनी रहेगी? 20,000, 10-10 हजार से 2 साल की लाइफ है। लेकिन जब हम मैं यहां पे लेके आया तो क्या हुआ? 20,000 की एसेट के ऊपर मैंने कौन सा मेथड लगा दिया? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस में मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास जो डिमिनिशिंग बैलेंस है, मैं 10% से डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करूंगा तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? 2,000, फिर मेरे पास आ गया 18,000, फिर मेरा ये 1,800। इस तरह से क्या हुआ? इससे तो मेरी जो एसेट की लाइफ है वो तो चली जाएगी को 8 साल, जो जिसकी लाइफ कितनी थी? 2 साल। तो इसके लिए क्या होगा कि मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कई बार ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, तो तब तो ये अलाउड है। अदरवाइज देयर इज नो एडजस्टमेंट विच इज टू बी मेड। अदरवाइज क्या होगा? जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? ये सर डिस्कस किया, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, तुम जैसे है वैसे ही करो, कोई तुमको बदल के प्यार ना करे तो वो प्यार नहीं, वो सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से ही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 5 कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं, तो जिसकी 5 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं सच्चा प्यार। और जिसकी एक भी कंडीशन खत्म, जो ये 5 कंडीशन में से एक ही कंडीशन वायलेट कर लेता है तो बन जाता है सौदा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ये जो 5 कंडीशंस में देखी, उसमें 4 तो जब आप उसकी अमलगामेशन कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, तब आपको सामने नजर आ रही है। लेकिन ये तो नहीं नजर आ रही है कि जी द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमलगामेशन बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी। तो ये क्या है? फ्यूचर की बात है, फ्यूचरिस्टिक है ना। तो अगर फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में पता नहीं क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने क्या करना कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो आप 4 कंडीशन से भी काम चला सकते हैं। 5वीं कंडीशन फ्यूचरिस्टिक है, तो अगर उसने 4 कंडीशन फुलफिल कर ली है तो समझ लीजिए कि वो अमलगामेशन, वो सच्चा प्यार है। तो सच्चा प्यार क्या होता है? अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, जिसमें कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है। और अगर इसमें से एक भी वायलेट हो गया तो फिर क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा जी? परचेज मेथड बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब तो मैंने अब आपके लिए क्या किया, देखिए इसी को सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने क्या लिखा? इफ 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और दूसरा, इफ एनी ऑफ दीज 5 कंडीशंस आर वायलेटेड, अगर इनमें से 5 में से एक भी वायलेट हो गई तो ये अमलगामेशन नेचर ऑफ परचेज होगा। तो क्या होगा? ये सौदा होगा और ये सच्चा प्यार होगा, अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई। ओके, तो सच्चा प्यार में हमने आपको अब ये भी पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एक्वायर्ड, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, डिटेल में बात करी।
Purchase consideration should be paid only in equity shares of the transferring company. Cash only in fraction of the shares, ये हमने डिटेल में करी. Same business carried on, ठीक है जी, बदल के या कोई और बेनिफिट नहीं. Assets and liabilities are acquired at book value only. Adjustments only to be required only for the uniformity in the accounting policy. बाकी कोई नई पॉलिसी नहीं होगी. तो अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हुई तो ये सच्चा प्यार का मतलब अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जिसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. और अगर ये परचेज है तो इसका मतलब ये सौदा है. तो इसमें से जब भी कोई भी वायलेट कर देता है, तो अगर ये वायलेट कर देता है तो ये नहीं होगा. तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये डायग्राम आपको तैयार कर दी है. क्या हुआ, ये 5 कंडीशंस हैं. यहां पे कहां बैठा है, ये परचेज में बैठा है. तो अगर उसने पहली सीढ़ी चढ़ के दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अगर इसका मतलब पांचों कंडीशन पूरी कर दी तो बन जाएगा मर्जर. अदरवाइज वो कहां रहेगा, यहीं पे रहेगा. अगर उसने एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो कौन सा मेथड लगेगा, परचेज मेथड लगेगा. बोलो जी, यहां ये क्लियर होगी. तो इसको 5 सीढ़ियां यानी कि 5 कंडीशन फुलफिल करने के लिए तब परचेज क्या बनेगा, मर्जर बनेगा. नहीं तो ये कौन सा मेथड रहेगा, परचेज मेथड ही रहेगा. तो परचेज मेथड में ये क्या रहेगा, सौदा. और ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, सच्चा प्यार बन जाएगा, ट्रू लव. तो ये डीड रह जाएगी. इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज इज एन अमलगामेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन और मोर ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड, एंड देन दैट इज टू बी कॉल्ड हियर एज ए मर्जर. तो क्लियर हो गया जी मर्जर बनने के लिए. अब मेरे को लगता है डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया. जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो अगर मैं इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की तरफ को अगर जाऊं ना मैं तो आप इसको एक नॉन इवेंट बोल सकते हैं. नॉन इवेंट का मतलब क्या हुआ यहां पे, नॉन इवेंट का मतलब यहां पे ये हुआ कि जी ये तो कंबाइनिंग ऑफ कंपनीज हैं, दे वुड बी व्यूड एज इफ दे हैव ऑलरेडी बीन टुगेदर. यानी कि ये तो पहले ही आपस में क्या थी, दे हैव बीन ओनली टुगेदर, ये तो पहले इकट्ठे थे. यानी कि इसका मतलब इनमें सच्चा प्यार था. शादी तो एक फॉर्मेलिटी हो रही है, तो शादी के लिए तो हम सिर्फ कौन सा मेथड लगा रहे हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट. हम ये चाहते हैं कि ये पहले भी इकट्ठे रह रहे थे, अब भी हम ये इकट्ठे रह रहे थे, तो हम इसको एक नॉन इवेंट मानते हैं. नॉन इवेंट मान करके हम इसकी एंट्रीज को पास करते हैं. क्लियर है जी बात है. तो इसलिए इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस होता है जब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अमलगामेशन ऑफ द कंपनीज में जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, तो हज कंपनी लिक्विडेटेड कंपनी है जिसका प्रोसेस हमने पहले डिस्कस कर लिया है. वोडाफोन हमारी ट्रांसफर कंपनी है, क्योंकि हम ट्रांसफरिंग कंपनी कर रहे हैं. वहां पे हमारे पास AS14 अप्लाई होता है. AS14 ने हमें गाइडेंस देता है और ये डील्स किसके साथ करता है, सिर्फ ट्रांसफर के लिए करता है, ट्रांसफर के लिए ये कुछ नहीं बोलता. और यहां पे AS14 में हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है, परचेज मेथड होता है. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को हम मर्जर मेथड भी बोलते हैं, और मर्जर मेथड तभी होता है अगर ये अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर हो. परचेज मेथड तब होता है जब ये अमलगामेशन नेचर ऑफ परचेज हो. अगर तो न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है कि ये वाला मेथड लगाइए तब तो आप उसके अकॉर्डिंगली करिए. अगर नहीं दे रखा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये सच्चा प्यार और ये सौदा कैसे हम करेंगे. तो जब हमारी 5 कंडीशंस पूरी होंगी कि जब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज एक की जो है वो दूसरे की हो जाएंगी, उसके बाद यहां से जो शेयर होल्डर्स की 90% वहां पे चली जाएगी. फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन जो हो सारा इक्विटी शेयर्स में, कैश में कुछ नहीं दिया जाएगा. उसी तरह से सेम बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन और एसेट एंड लायबिलिटी आर अक्वायर्ड एट बुक वैल्यूज, एडजस्टमेंट कोई नहीं होगी. तो ये तब तक जो है वो सौदा ही रहेगा जब तक ये 5 सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा, 5 कंडीशंस ये फुलफिल नहीं करेगा. अगर इसने 5 कंडीशन फुलफिल कर तो ये सच्चा प्यार बनेगा, नहीं तो ये सौदा ही बना रहेगा. यहां तक बात क्लियर होगा. जो आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम अब बात डिस्कस करेंगे कि ये जर्नल एंट्रीज जो है वो इस मेथड में क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, इस मेथड से क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं.